हेलो गाइस, मैं हूं सारसा, मैं सदिया को। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है द शॉकिंग रियलिटी ऑफ द केरला स्टोरी। अच्छा, केरला में कुछ हुआ है तो क्या होगा, देखते हैं भाई पहले वीडियो, मेजर साहब की वीडियो। इस्लाम में कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि कोई शिया हो या कोई सुन्नी हो या कोई अहले हदीस हो या कोई अपने आप को देवबंदी बोले, बरेलवी बोले। को लग रहा था कि हमें शायद हिंदुइज्म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे कुछ भी काम करो, लेकिन अच्छी करेंसी में पैसा मिलता था, यहाँ पे आके खर्च करते थे बड़ी बड़ी कोठी गाड़ी। द नेक्स्ट सरप्राइज दैट कम्स ना, इट विल नॉट कम फ्रॉम कश्मीर, इट विल कम फ्रॉम केरला। आप मानिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, कल मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और आपको दूसरा गोलू सीरीज वाला वीडियो देखना पड़ा। मुझे एक्चुअली फूड पॉइजनिंग हो गई थी एंड आई वाज इन हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू आवर्स। तो गड़बड़ हो गया, थोड़ी सी वीकनेस थी, इसलिए आई कुड नॉट रिकॉर्ड द वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर आपके साथ बातचीत करता रहूं। अच्छा दोस्तों, बड़ी आजकल बात चल रही है द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी मैं आपको बताता हूं केरला स्टोरी जो मेरी समझ से क्या है। केरला में जो रेडिकलाइजेशन है वो नई बात नहीं है, खासतौर से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। दिस इज नॉट न्यू फॉर केरला। अगर कोई बोले कि ये पिक्चर आई है इसलिए पता लगा है, नहीं, लोगों को बहुत साल पहले से पता था, सबको पता था। एजेंसीज वहां पे काम भी कर रही थी। वहां पे इंडियन मुजाहिदीन का सीमी के कई स्लीपर सेल्स, इन्होंने लोगों को गिरफ्तार भी करा, स्लीपर सेल्स को तोड़ा भी है। मैं आपको बताता हूं, ये एक पिक्चर में फिगर दिया है। 35,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को मुसलमान बनाया और फिर उनको भेजा वहां पे, सीरिया भेजा, कहीं और भेजा लड़ने के लिए। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, राइट? आई हैव नॉट सीन दिस फिल्म, आई विल सी दिस फिल्म, बट मैंने बोला कि पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि एक मेरी अनबायस्ड नजर हो। देखिए, बात यह है कि जब आप फिल्म देख लेते हैं तो आप फिल्म की कहानी सुनाना शुरू करते हैं। मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 35,000 लड़कियां कन्वर्ट हो गई केरला में, मुझे इस फिगर के बारे में जानकारी नहीं है। 35,000 हुई, 3,500 हुई, 350 हुई, 35 हुई, आई डोंट नो, लेकिन ये सिग्निफिकेंट लेवल का कन्वर्जन हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, एक कॉन्सेप्चुअल पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है? वी विल नॉट टॉक अबाउट लव जिहाद। मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझाता हूं। एब्राहमिक फेथ्स में कन्वर्जन का होता है, जूस नहीं करते इतना, लेकिन क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में कन्वर्जन जायज है। और तबलीग वाले जो हैं, जो मुस्लिम हैं, तबलीग करते हैं, उनका काम ही यही है कि जो मुसलमान है वो बेहतर मुसलमान कैसे बने, जो मुसलमान है नहीं वो मोमिन यानी कि बिलीवर कैसे बने, मुसलमान कैसे बने। एक तबलीगी जमात भारत में भी काफी एक्टिव है और दुनिया भर में वो लोग अपना काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा है कि यूरोप, पूरा यूरोप आज की तारीख में क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन था नहीं एक जमाने में, ये क्रिश्चियन था नहीं, ये क्रिश्चियन बना, राइट? क्यों? क्योंकि फिर सारे लोग कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में। खासतौर से यूरोप में आपने जोन ऑफ आर्क की पता नहीं स्टोरी सुनी है कि नहीं सुनी है, और लोगों की कि जिस तरीके से और भी। देखिए, मैं आपको बताता हूं विदाउट गेटिंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल। हुआ ये कि कन्वर्ट लोग करे गए। जो ईरान था, ईरान में तो ज़ोरास्ट्रियंस थे, जिनको हम पारसी बोलते हैं ना इंडिया में, वो थे। वो पूरे के पूरे दे बिकेम मुस्लिम्स, वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। और कुछ ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो इंडिया आ गए। इंडिया में उनको शर्म मिली, आज की तारीख में वो खुशहाली की जिंदगी भारत में बिता रहे हैं। इजिप्ट जो था, ये पूरा एरिया, दिस वॉज नॉट अ मुस्लिम एरिया, दिस बिकेम मुस्लिम। सऊदी अरेबिया मुस्लिम नहीं था, वो प्रॉफिट मोहम्मद आए उसके बाद वो मुस्लिम बना वो एरिया, राइट? भारत में 711 के पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले, यहां पे कोई भी मुस्लिम नहीं था भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो एक जनरल था जो आया था सिंध में, राजा दाहिर के साथ उसकी लड़ाई हुई, वहां से फिर इस्लाम आया। लोग कहते हैं उसके पहले केरला में एक मस्जिद बना था और ये सब, लेकिन वो वाइड स्प्रेड नहीं था, वो इक्के दुक्के, मतलब ना कहने का ये कि व्हेन आई से कोई भी मुस्लिम था, मतलब इतनी तादाद में नहीं थे। तो ये सब जो थे धर्म, ये फैले हैं कन्वर्जन से। कुछ कन्वर्जन हुआ बाय फोर्स, नो डाउट, ये भी सच है कि कन्वर्जन बाय फोर्स हुआ। क्रिश्चियनिटी में भी बाय फोर्स हुआ। अच्छा, कोई भी क्रिश्चियन जो भी हार्डकोर बिलीविंग क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, अगर आप उनको बोलेंगे कि कन्वर्जन आपका बाय फोर्स हुआ है,
तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके मजहब के बारे में आप ये बोलें कि भाई तुमने तो तलवार दिखा के किसी को कन्वर्ट करा है। लेकिन फोर्स कन्वर्जन एक सच्चाई है। कुछ लोगों ने आउट ऑफ बिलीफ कन्वर्ट करा, यह भी सच्चाई है। कुछ लोगों ने लालच से कन्वर्ट करा, यह भी सच्चाई है। तो कन्वर्जन सिर्फ एक तरीके से नहीं हुआ कि सभी को बोला तो मैं मार दो तो वो मुसलमान या क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग जगह कन्वर्ट करे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, लोग कन्वर्ट कर गए। हिंदूज में कई हिंदू इसलिए कन्वर्ट कर गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हमें शायद हिंदुइज्म में वो सम्मान नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, वैरायटी ऑफ कास्ट्स। वो मुस्लिम बने। बाद में जब वो मुसलमान बने तब उनको पता लगा कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में भी उतनी ही कास्ट हैं जितनी हिंदुओं में है। और मैं पर्सनली जानता हूं मुस्लिम्स को जो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, अमंग मुस्लिम्स नहीं करते, ये उनकी सच्चाई है। हां, इस्लाम के खिलाफ है ये, क्योंकि इस्लाम में इन सब चीजों की मनाही है। इस्लाम में इन सब चीजों की मनाही है, राइट? कि इस्लाम में बोला है कि सब बराबर हैं और अल्लाह के सामने, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो कोई भी हो, अल्लाह के सामने सब एक है, सिर्फ उसी के सामने सजदा करेंगे। ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन इस्लाम तो कई और चीजें सिखाता है जो कई लोग नहीं मानते, राइट? तो जो लिखा है इस्लाम में वो चीज अलग है और जो एक्चुअल ग्राउंड पे हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। नाउ कमिंग टू द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी का क्या मैं आपको बताता हूं। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन केरला में बहुत ज्यादा फैल रहा है। और ये आया कैसे केरला में? अब आप बोलेंगे साहब 100% लिटरेसी रेट थी यहां पे केरला में, और आज भी है। मोस्ट वेल एजुकेटेड स्टेट इन इंडिया। तो जिसको ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रेडिकलाइजेशन खत्म हो जाता है, मुझे लगता है कि यह थ्योरी शायद सही नहीं है। शायद सही नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिर केरला में नहीं होता। अच्छा, यही रेडिकलाइजेशन उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यूपी में भी बहुत मुस्लिम्स हैं, ठीक है। हाँ, यूपी में अलग किस्म का है, लेकिन यूपी से आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बहुत रेयर कोई होगा कि जो सीरिया चला गया लड़ने के लिए AK-47 लेके, या कश्मीर चला गया। ऐसा यूपी से नहीं होता, ऐसा मध्य प्रदेश से नहीं देखेंगे, ऐसा बिहार से नहीं। वो आपस में बाहुबलियों की लड़ाई है, माफिया की लड़ाई है, कम्युनल वायलेंस है, ये आप यूपी में देखेंगे। लेकिन ये सब नहीं देखेगा यूपी में, ना के बराबर है। कोई होगा इक्का दुक्का तो ठीक है, वरना यूपी से आप ये सब नहीं सुनेंगे, राजस्थान से ये नहीं सुनेंगे, आप कर्नाटक से ये नहीं सुनेंगे, आप आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ये नहीं सुनेंगे, आप तमिलनाडु से ये नहीं सुनेंगे। केरला ही क्यों, मैं आपको बताता हूं। मैं केरला कई बार जा चुका हूं। बहुत अच्छे बड़े प्यारे लोग हैं और बड़े जिसको कहते हैं मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई मैं आपको बोलता हूं। केरला में लिटरेसी हुई। भारत में जॉब का इतना स्कोप नहीं था। मैं आज से 20-40 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो भारत में बहुत नौकरी के अवसर हैं, तो ये नहीं हुआ करता था, राइट? अब इंसान कुछ तो करे, कुछ तो अपना तो पेट पालेगा इंसान। उसमें हिंदू भी शामिल, उसमें मुसलमान भी, सिख, ईसाई जो भी होगा वहां पे केरल में, सबको तो भूख लगती है। और भाई जैसे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में भूख लगती है, वैसे केरला में भूख लगती है। एवरीबडी वांट्स टू ईट एटलीस्ट 2 मील्स इफ नॉट 3 अ डे। ये तो मजबूरी है इंसानों की, मेरी भी आपकी भी। तो केरला से बहुत सारे लोग क्योंकि एजुकेटेड थे, ये बाहर जाना शुरू हो गए, खासतौर से सऊदी अरेबिया, खासतौर से गल्फ, इन कंट्रीज में केरला वाले जाना शुरू हो गए। इसमें से शामिल टेक्निकल लोग, एजुकेशनिस्ट, सेक्रेटरियल स्टाफ, नर्सेज, मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, बहुत लेवल से केरला में एक जमाने में केरला की इकोनॉमी को जो लोग कहते थे एक जमाने में, जैसे उत्तराखंड की इकोनॉमी को बोलते हैं ना कि मनी ऑर्डर इकोनॉमी, तो एक जमाने में, मैं पहले की बात, आज की बात नहीं कर रहा, एक जमाने में केरला की इकोनॉमी को कहते थे मनी ऑर्डर इकोनॉमी। जैसे उत्तराखंड की इकोनॉमी को भी मनी ऑर्डर इकोनॉमी आज भी कहते हैं, क्योंकि सारे 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 जितने भी कुमाऊनी गढ़वाली 50% तो फौज में है, ठीक है, और जो फौज में नहीं है उनमें से 90% ऐसे हैं जो फौज में जाना चाहते थे। तो वो है कल्चर वहां का, उत्तराखंड का। उसी प्रकार से ये यहां पे लोग आ गए, ठीक है। अब ये लोग जब गए गल्फ ना, उस जमाने में गल्फ में नया नया तेल निकला था, नया नया पैसा आया था सऊदी अरब में। और जब पैसा आया, अच्छा सऊदियों ने तो जमीन से तेल नहीं निकाला, सऊदियों को तो यह भी नहीं पता था कि जमीन के नीचे तेल है। दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि ये जो है ये है क्या। ये तो अंग्रेज ने, गोरे ने बताया कि यार ऐसे ही ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी बेशकीमती चीज है जो आपकी जमीन के नीचे से निकली है। जब ये सब हुआ वहां पे,
नया तेल का पैसा आया तो लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, अपने वीडियोस में देखा होगा किस तरीके से शेखों के पास खूब सारा पैसा आ गया और वो रोल्स रॉयस और ये सब गाड़ियां और बड़े बड़े महल अचानक बनना शुरू हो गए। उन लोगों ने महल बनाने शुरू कर दिए जिनके बाप दादा झोपड़ियों में रहते थे और जिनके बाप दादाओं के पास, अगर किसी के पास घोड़ा होता था तो कहते बहुत अमीर आदमी है। भेड़ बकरियां चराने वाले बेडोइन कहा जाता है इनको, ये जनरली बेडोइन्स थे अरब साइड में। ये सब ना तेल आने से पहले ये सब खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और भेड़ बकरियां चराना। और एग्रीकल्चर ज्यादा था नहीं क्योंकि रेती रेत वाला एरिया है, तो बहुत गरीब हुआ करते थे। अचानक रातों रात सोना उगलने लगी जमीन और इनकी किस्मतें बदल गई। तो कई सारी चीजें आई उसके साथ, और एक चीज आई प्रोपोगेशन ऑफ वहाबी इस्लाम। जो वहाबिज्म का प्रमोशन और प्रोपोगेशन आया वो कैसे आया? एक सर्टन लाइफस्टाइल, बड़े बड़े मस्जिद बने वहां पे एयर कंडीशनड, ठीक है, बड़े बड़े मस्जिद एयर कंडीशन बने, एक लाइफस्टाइल हो गया लोगों का। टैक्स फ्री इनकम थी और लोग फिर काम करना, जो बड़े मेहनती लोग थे, अरब लोग जो बड़े मेहनती हुआ करते थे, लेकिन जो उनकी नई नस्ल थी दे स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है, वो बन गया कफील, वो मेहनत नहीं करना चाहता था। और अभी भी एक कल्चर है वहां पे कि लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, लेकिन वहां पे अभी भी एक कल्चर है कि जो वर्किंग क्लास है वहां पे वो या तो इंडिया से जाएगी, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऐसे ऐसे कंट्रीज से वहां पे लोग जाके, क्योंकि वहां पे पैसा बहुत था। अच्छा, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, और अगर आप हिस्ट्री देखें इस्लाम इन केरला की, आप देखेंगे देयर वाज अ वेरी बेनाइन फॉर्म ऑफ इस्लाम इन केरला। जिसको भी लगता है दोस्तों कि इस्लाम एक होमोजीनियस रिलीजन है, दैट्स नॉट ट्रू। इट इज इंटेंडेड टू बी होमोजीनियस। इस्लाम का हर समय यह था कि वो होमोजीनियस बने, ठीक है। मुसलमान जो मंगोलिया में है वो भी वही एक जिंदगी फॉलो करे जो एक पाकिस्तान का, भारत का, सऊदी अरब का या फिर बांग्लादेश का ये मुसलमान फॉलो करे। ये आइडिया वही था, लेकिन ये बन नहीं पाया क्योंकि कल्चरल ट्रेट्स आ गए, ठीक है ना, कल्चरल ट्रेट्स। आपको ये दिखेगा, ये और ये हर जगह होता है, दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग, मैं इसको गलत नहीं समझता, ये बड़ी ह्यूमन सी चीज है। तो जब खासतौर से केरला में क्यों हुआ ज्यादा, क्योंकि ज्यादा केरला वाले लोग एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू वहाबी इस्लाम। ये जब मस्जिद गए तो वहां पे तो इनके टाइप का मस्जिद होता नहीं, गांव में होता है दोस्तों। गांव में मैं आपको बताता हूं, मैं रामपुर जा रहा था, मैं अक्सर जाता था रामपुर में एक गांव है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उस गांव का क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और उस गांव की पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन है और उस गांव की ऐसी ज्यादा कोई पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, छोटा गांव है, रामपुर के बिल्कुल बाहर, है ना। मैं वहां पे, मैं एक कंपनी के लिए काम करता था जिसकी तकरीबन 100 एकड़ जमीन थी वहां पे। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वहां पे एक गांव के अंदर 2 मस्जिद हैं, एक तुर्कों का और एक पठानों का। जो तुर्क है वो अपने मस्जिद में जाएगा, पठान अपने मस्जिद, ये मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो किसी की कही सुनी बात नहीं बोल रहा मैं आपको। तो दोस्तों ये हुआ, जब ये गए ना वहां पे, तो देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय वहाबी इस्लाम, विच इज अ वेरी रेडिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम। वहाबी इस्लाम ओरिजिनल इस्लाम नहीं है जो प्रॉफिट मोहम्मद के समय का है। ये इन्होंने सबने अपने आइटरेशंस करे, सबने अपने जो ट्रांसलेशन करे और अपने हिसाब से इस्लाम को बनाया। इस्लाम में कहीं यह गुंजाइश नहीं है कि कोई शिया हो या कोई सुन्नी हो या कोई अहले हदीस हो या कोई अपने आप को देवबंदी बोले, बरेलवी बोले। ये सब बाद में मौलवियों ने, मौलानाओं ने अपने अपने गेम बजाने शुरू करे यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे दीज पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू दैट वहाबी इस्लाम। फिर ये जब वापस आए तो एक रेडिकल माइंडसेट काफी लोग लेकर आए, और एक और आइडिया था, ये मुझे कई लोगों ने बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और अगर आप किताब पढ़ें ना, एमजे अकबर की किताब है, एमजे अकबर हैज रिटन अ बुक कॉल्ड शेड ऑफ स्वॉर्ड्स। शेड ऑफ स्वॉर्ड्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि माइंडसेट क्या था। कि देखिए, अल्लाह ने सऊदी अरब को बड़ी चीजों से, बड़े नियमतों से नवाजा है, तेल है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे मुसलमान हैं। तो अगर तुम अच्छे मुसलमान बनोगे तो तुम्हें भी ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक माइंडसेट डेवलप करा गया लोगों का, और ये माइंडसेट गलत था क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुरान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन लोगों के दिमाग में माइंडसेट डेवलप करा गया और वो वहां से आए रेडिकलाइज्ड। वो रेडिकलाइज्ड होकर वापस आए यहां पे, वही चीज लेकर आए। और एक जमाने में लोग आते थे, कोई यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, टेलीविजन लेके, वॉशिंग मशीन लेके, कलर टेलीविजन ना, माइक्रोवेव। अब इंडिया में उस जमाने में तो था नहीं ये सब तो 90s के बाद हुआ है भारत में। हमारे पास तो एक चैनल था दूरदर्शन, वो टू टू करके बजता था,
यहां पे इंडिया ने देखा कि यार ये यहां पे लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनने लगी केरला में, क्योंकि वहां पे जाते थे, चाहे वहां पे मजदूरी करता हो, वहां पे ड्राइवर लगाओ, यहां पे कुछ भी काम कराओ, लेकिन अच्छी करेंसी में पैसा मिलता था, यहां पे आके खर्च करते थे, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली लोगों ने, गाड़ियां अपनी खरीद ली, बाइक्स खरीद ली, एक सर्टन लाइफस्टाइल, ठीक है, एक सर्टन लाइफस्टाइल यहां पे डेवलप हो गया। और वो जो वहाबी कीड़ा था, जो वहाबी इन्फेक्शन था, विच हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, ये उनका खुद अपना एक आइटरेशन इन्होंने निकाला हुआ है, वो पॉइजन भारत में आया। आप कभी भी देखिएगा, आप जरा पता लगाइए कितने मस्जिद और कितने ऐसी चीजें हैं, राइट, मदरसे, जो कि सऊदी की फंडिंग से। सऊदी को क्या मतलब है भारत में मस्जिद बनाने के लिए, आप बताइए, या कोई भी गल्फ कंट्री को क्या मतलब है? आप यहां पे अस्पताल बनाइए ना, अगर आपको इतना दिल आपका लगता है कि आपके मुसलमान भाई हैं, आप यहां पे बड़े बड़े कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटीज बनाइए, पढ़ाइए। नहीं, हर समय जो वहां से पैसा आया, अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है ना, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उसने बंद कर दिया ये सब। उसको पता था कि क्या जहर फैला रहे हैं ये लोग, और सऊदी अरब को भी नुकसान हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने मना कर दिया, और उसने बोला कि अगर मुल्क चलेगा तो कुरान से चलेगा, ये हदीस वदीस को मैं नहीं मानता। उसने हदीस को भी कोने में लगा दिया। आप जाके पढ़िए तो आपको पता लगेगा। तो ये हुआ है। अब केरला स्टोरी की क्या स्टोरी, देखिए कन्वर्जन हुए हैं। अब मैं आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देता हूं मीडिया से, ठीक है, आप समझिएगा कि किस लेवल पे ये काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये पहला जो आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, दिस आर्टिकल इज डेटेड जनवरी 27, 2020, और ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है। इंडिया टुडे का आर्टिकल, वुमेन यूज्ड एज सेक्स ऑब्जेक्ट्स इन नेम ऑफ लव जिहाद। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, रेखा शर्मा जी, उन्होंने बोला है कि, और उन्होंने ये बोला है इसमें कि आई कंडक्टेड अ डिटेल्ड, मैंने पूरी डिटेल इंक्वायरी करी है, फोर्सफुल कन्वर्जन यानी जबरन जो धर्म परिवर्तन होता है, और लव जिहाद के ऊपर, और वुमेन लिविंग द कंट्री। और ये कहती हैं कि दूसरे रिलीजन में शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन शादी करना प्रॉब्लम है। इसमें जो दूसरी बात है कि हाँ, ये कहते हैं कि अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम से शादी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जबरन नहीं होनी चाहिए। मेरा एक और सवाल है, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, या फिर यह भी मान लीजिए कि मुस्लिम लड़का ही है जो हिंदू लड़की से शादी करे, क्या उस लड़की या हिंदू लड़के को धर्म परिवर्तन करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? राइट? क्या इस्लाम के तहत वो शादी जायज है कि नहीं है? ये एक बार हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। आई एम अ प्रीटी लिबरल सॉर्ट ऑफ अ गाय, मैं ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा। ये आर्टिकल है, ये आप देखिए स्क्रीन पे। दोबारा एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल को दोबारा एक बार स्क्रीन पे दिखाएं। दूसरा आर्टिकल ये है कि ये है कैथोलिक बिशप इन केरला, इनका नाम है जोसेफ कैलारंगट। ये बिशप ऑफ पलाई हैं ये, राइट? और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है सितंबर 9, 2021 का। और इसमें कहते हैं यंग क्रिश्चियंस बीइंग टारगेटेड थ्रू लव एंड नारकोटिक्स जिहाद। ये केरला के बड़े बिशप बोल रहे हैं, क्रिश्चियन बिशप, कि भाई हमारी लड़कियों को भी ऐसे करा जा रहा है। तीसरा, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आर्टिकल है अप्रैल 21 का 2022 का, ठीक है, अप्रैल 21, 2022 का। लव जिहाद कैंपेन्स बाय रिलीजियस हेड्स ट्रिगर कंसर्न्स इन केरला। Kerala is witnessing increasing instances of section of the Christian community, including bishops, unleashing the love jihad campaign, not just over instances of interfaith marriages, but by women in the community, but even over women missing. ये कह रहे हैं कि कुछ मात्रा में जो women हैं वो missing हैं, वो गायब हो चुकी हैं। ये आर्टिकल है 15 जनवरी 2020 का, और ये कहता है कि Christian girls in Kerala being killed in the name of love jihad। ये क्रिश्चियन बॉडी है, तो सीरो मलाबार साइनोड, a Christian body based in northern Kerala, has claimed Christian girls in Kerala being killed in the name of love jihad। ठीक है जी, ये मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया, जो आपका सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है, जो जिसको सब लोग पढ़ते हैं, जिसकी सो कॉल्ड कोट अनकोट क्रेडिबिलिटी है, मैं उस मीडिया को कोट कर रहा हूं, ठीक है ना। कहीं मैं आपको और किसी और मीडिया हाउस का लूं और आप बोलेंगे नहीं साहब ये तो है ही गड़बड़ लोग, है ना, कुछ भी आपकी राय हो सकती है। अब ये देखिए, 66 नोन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स,
ठीक है जी। इस्लामिक स्टेट जो है उसमें इंडियन ओरिजिन फाइटर्स हैं। मैं आपको इसमें ना कई सारे कारण हैं दोस्तों, ये जो पूरा मामला चल रहा है ना, इसमें कई सारे कारण हैं और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि होता क्या क्या है इसमें। आखिरी जो आर्टिकल मैं कोट करूंगा, हमारे मित्र हैं, बड़े करीबी मित्र हैं, कर्नल डिनी, जो एक समय पे चाणक्य फोरम के साथ थे, अब वो नहीं है, अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हैं। ये केरला के रहने वाले हैं कर्नल डिनी, और कर्नल डिनी को आप कभी कभी टेलीविजन पे देख लेंगे। ही इज अ वेरी पॉपुलर डिफेंस एनालिस्ट। और कर्नल डिनी क्योंकि केरल के हैं, तो इसमें वो अपनी, एक दिन उनका कॉल आया मेरे पास कि मैं इसके बारे में चाणक्य फोरम पे लिखना चाहता हूं, और मैं बड़ा परेशान हूं इस चीज को लेके, और मेरे होम स्टेट में ऐसा हो रहा है। तो मैंने बोला कि आपके पास कर्नल डिनी प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है कि ऐसा आपके पास हो रहा है? क्योंकि आप चाणक्य फोरम में लिखेंगे, 10 लोग पूछेंगे कि आपके पास सबूत क्या है। तो कह रहे हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं आपको सबूत के साथ लिख के दूंगा ये आर्टिकल, और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि मैं केरलाइट हूं, मैं बीच में रहता हूं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूं मेरे माहौल में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ के साथ लिखूंगा। बड़ा लंबा उन्होंने आर्टिकल लिखा, और मैं एडिटर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आर्टिकल का ना जो लिंक है वो जरा डालें। जिनको ये आर्टिकल देखना है, पढ़ना है, वो जरूर पढ़ें, क्योंकि हम द केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं। इसमें कर्नल डिनी क्या कहते हैं, ठीक है? कर्नल डिनी ने कई बातें करी हैं दोस्तों इसमें। नो एरिया इज इन्फेस्टेड विद टेररिज्म ओवरनाइट। कोई भी इलाके में आतंकवाद अचानक रातों रात नहीं होता, ठीक है? जम्मू कश्मीर में भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर ये कहते हैं कि केरल में उस लेवल तक नहीं पहुंचे जितना कश्मीर 1989 में था, लेकिन अगर आप केरल को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस रास्ते मेरा प्रदेश चल चुका है। ये कर्नल डिनी कहते हैं, राइट? ये कहते हैं कि, और ये 2 साल पहले का आर्टिकल है कर्नल डिनी का, कि 142 अरेस्ट टेररिज्म के लिए हो चुके हैं केरला में, और 100 से ज्यादा टेररिज्म के केसेस हो चुके हैं, जिसमें स्मॉल स्केल एक्सप्लोजन जो हुए हैं और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हुई हैं। ये वीडियो तो खत्म हुई, वीडियो तो काफी लंबी चौड़ी थी यार, और मेरे साहब में तो तफसील में चले गए मेरे साहब, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो थी। नहीं, उन्होंने जाना था, उनको जाना भी चाहिए था यार। मैं ना आज दाद देना चाहता हूँ मेजर सर को कि असद भाई भी मजबूर हो चुके थे, दाद दे रहे थे। तो मैं असद भाई ये बात करता हूँ कि जो मेजर साहब गौरव आर्य साहब है ना, जिसका नाम मेजर गौरव आर्य है, मैंने जिस जगह पर उसे क्रेडिट दिया है वो आपको समझ नहीं आया। हर हने वो पूरे अथेंटिक बात जो झूठ नहीं बोलते, मैं ये उनकी चेक किया, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान के हक में हो। उसके जो मैं एक बात में जो मेजर गौरव आर्य है ना, वो पूरी रिसर्च के साथ, सबूत के साथ वो बात करते हैं। उसके जो मुंह से आवाज़ उठती है वो बिल्कुल हकीकत होती है, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं। हम उस पर इल्ज़ाम लगा दें या गाली निकालें, हमारी गाली का तो असर तो नहीं पड़ता। तो पर हमें भी सोचना चाहिए कि जो मेजर साहब बोल रहे हैं उसको पहले हमने देखना चाहिए कि वो क्या हकीकत है कि नहीं, उसके बाद उस पर इल्ज़ाम ऐसे ही है ना। उनके बारे में बुरा कहना कि जैसे चांद को थूकना, चांद को थूकने से चांद पर थूक पहुंच जाती है। नहीं, वो जो बोलते हैं वो सर्च करते हैं, उसकी वही बात कर रहा हूँ ना, तो वो तो फिर हमारे इनसे ज्यादा सर्च होनी चाहिए तब हम उसकी रिसर्च है, वो उसको जुटलाने के लिए हमने भी असल मौजू क्या था भाई गुलजार, जरा आप मौजू पर बात करें। केरला स्टोरी है कि वो केरला में जो ये बन रहा है ना, मतलब कट्टरवाद या उधर का हालात थोड़े से खराब हुए हैं, वो उन्होंने डेप्थ में समझाया कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ तक ये जा रहा है, कहीं ये दूसरा कश्मीर तो नहीं बन रहा। वो ये बातें कर रहे थे, तो इस पर उन्होंने एंड पर आगे यही कहा है। पहले उन्होंने बात की सऊदी अरब की, कि सऊदी अरब इधर से जाते थे ग्रुप से, और उधर जाकर जो सऊदी अरब है ना, इधर भी पाकिस्तान में भी फंडिंग करता बहुत फंडिंग करता है, जो हमारे वाबियों को अहले हदीस को, तो ये तो बात है, उधर भी फंडिंग करता होगा। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो भाई गुलजार, सऊदी अरब को क्या जरूरत है इन ममालिक में इन लोगों को फंडिंग करने की? वो उसे क्या गरज है इन लोगों की? उसे कुछ चाहिए इन लोगों से? भाई गरज होती है, क्या होती है मुझे भी समझाओ। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सोच वाले लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हैं फैले दुनिया में? तो उसके लिए तो काफी और तरीके होते हैं सर। और क्या हो सकते हैं उसके लिए? ये दुनिया भर में जो तबलीग वाले लोग निकले हुए हैं। अच्छा, आप क्यों फंडिंग करते हैं अपने इस्लाम के लिए?
कहाँ पर फंडिंग किस वजह से करते? मस्जिद में क्यों देते? मस्जिद में क्यों चंदा? मस्जिद में तो मेरे भाई इसलिए दी जाती है कि वो अल्लाह का घर बनता है और लोग वहाँ पर आकर जितनी तो वो अल्लाह का घर बनाते हैं। मेरी बात, वो अपनी इस्लाम कार्ड यूज करते हैं, इस्लाम कार्ड इस्लाम के लिए वो देते हैं। मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आप सही बात को गलत रंग क्यों देते हैं? आप सही बात को गलत रंग क्यों? मैंने मेरे साथ किस बात पर ऐसे कहा था कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं? मैंने इस बात पर कहा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गलत काम करने का हुक्म नहीं दिया। इस्लाम में किसी किस्म की ऐसी गुंजाइश नहीं, किसी फिरका वारी। बड़े एहतराम से बोल रहा था भाई, ये भी है ना कि मैंने उनसे कहा था कि ये बात आप सही कह रहे हैं। ज्यादा रिसर्च इस्लाम के बारे में मुझे सर किया है। ये आप झूठ बोलते हैं। मैं इस्लाम छेड़ता नहीं, इस्लाम की बात नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम की बेसिक चीजों का मुझे नहीं पता। भाई मेजर साहब एक हिंदू है, उसको क्या करे कि इस्लाम की तरफ रिसर्च करे या उसके पैरोकार बने? यार मेरी बात सुनो, वो नॉलेज के इजाफे के लिए आप बात समझते नहीं है। आप बात कहीं और लेकर चले जाते हैं, बात सुनते ही नहीं है मेरी। यार भाई बात ये है, बात बेसिक ये थी मेरे भाई केरला के मुतल्लिक कि वहां पर ये चीजें क्यों हैं, वहां पर ये चीजें क्यों। और ये साबित करने की कोशिश की है कि यहाँ से जो लोग अरब में गए थे, ये अरब की बदौलत वहां से पैसा लेकर आए और उधर का जो है सोच लेकर इधर आए, तो तब ये ऐसे हो गए। भाई एक चीज का मैं क्रेडिट देना चाहूंगा मेजर गौरव आर्या साहब को, वो ये उन्होंने इस्लाम की बात की, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और दिल खुश हुआ कि उन्होंने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ नाम लिए, ना कि जिस तरह मतलब कि एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह बोलेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन के बरअक्स बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े धीमे। ये तो हो गया भाई रुखसार। आप मुझे ये बता दें कि असल में आपको क्या समझ में है? केरला सिटी में स्टोरी है क्या? हाँ, आपको क्या समझ में आता है? उधर सबसे ज्यादा जो मुसलमान हो रहे हैं ना, औरतें हैं या और कोई है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है केरला उसका स्टेट है कोई। तो इसी मसले से वो बोल रहे हैं कि जो क्यों हो रहे हैं, ये सोच में 100% कह रहे थे तो मुसलमान है। नहीं, असल में मुद्दा पता क्या है? मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ पर मुसलमान क्यों हो रहे हैं। मुद्दा ये है कि यहाँ के जो लोग हैं मुसलमान, वो सीरिया में या इधर उधर जो है मतलब जो है दहशतगर्द बनते हैं, उनमें यहाँ के लोग क्यों इन्वॉल्व हैं, वो इस मौजू पर बात कर रहे थे। और जो बनाई गई है ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये, जो जैसी भी है, वो लड़कियों के बारे में बताएगी कि इतनी लड़कियों को यहाँ से उधर कन्वर्ट किया गया, कन्वर्शन की गई है मेरे भाई। तो असल में बात पता क्या भाई, बात यह है कि जो इंसान बुरे हैं ना, चाहे वो किसी भी मजहब में है मेरे भाई, वो अपने ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये 100 में से 100% बात ठीक है कि हमारे इस्लाम में ऐसी किसी किस्म की कोई एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है मेरे भाई। हाँ, मसला कहाँ है? आपने मोहम्मद बिन सलमान की बात की मेरे सामने कि उसने कहा कि मैं किसी हदीस को नहीं मानता। तो मेरे भाई एक बात तो कन्फर्म है कि अगर आपको कुरान समझना है, कुरान की तफसीर में जाना है, तो आपको हदीस माननी पड़ेगी। समझ में आई मेरी बात? और सही हदीस को सर्च करने है कि कुरान पाक करते हैं, मैं समझाता ना सर, आपको हदीस सर्च करनी है तो कुरान को सामने रख कर करनी होगी। हाँ, जो चीज़ आपको कुरान में कहता है, कुरान आपको एक चीज़ का हुक्म देता है और आपको कोई बंदा कहता है कि ये हदीस में ऐसे, उसे सर्च करें, मवाजना करें कि क्या कुरान में इसका कहीं जिक्र मिलता है या इसकी कोई मुनासबत बनती है, तो ठीक है। अगर नहीं बनती तो उस हदीस को ना माने। बात तो सिर्फ इतनी सी है। नहीं, आपकी जो रिसर्च है वो मोहम्मद बिन सलमान से ज्यादा है या वो मोहम्मद बिन सलमान तो दोगला सा बंदा मुझे नजर आता है। समझ में आई? जो इंसान हदीस को नहीं मानता वो पूरा इस्लाम में नहीं है मेरे भाई, सीधी सी बात है। आप जैसे अल्लाह को मानते हैं, एक मिनट, जैसे आप अल्लाह को मानते हैं वैसे ही आपको उसको नबी को मानना पड़ेगा, तब आप मुसलमान होंगे। आप कहते हैं मैं कुरान को मानता, हदीस को नहीं मानता। लेकिन इसके लिए ये भी तो जरूरी है कि आपका जो वो सोर्स है हदीस सुनने का, समझने का, वो भी ठीक हो। बुखारी शरीफ बिल्कुल गारंटेड चीजें ऐसी और रजिस्टर्ड हैं, और ये सऊदी अरब से मंजूर शुदा है मेरे भाई, कि आम नहीं है। जितनी भी बुखारी हदीस है, आप मोहम्मद बिन सलमान किस पर उतरी थी? नबी पाक ने बोला ना, बोलना चलना फिरना वो सारा हदीस में, तरीके जो है वो हदीस ही हैं। नबी पाक की ज़ुबान से कुरान के अलावा जो अल्फाज निकले वो हदीस है, जो उन्होंने किए उसी मौके पर वो हदीस है, जो उन्होंने दूसरों को हुक्म दिए वो हदीस है, जो मना किए वो हदीस है, ये सारे हदीस ही है। तो ये बात है कि वो उनकी पूरी जो हिस्ट्री है, ज़िंदगी की जो लाइफ स्टोरी है या फिल्म समझ लें, वो हदीस ही है। जिस तरह उन्होंने कहा, बोला, सुना, बैठे उठे, वो सारी हदीस ही है। बात यह है
कि हमें आज ये हमारे तफरके भी इसी वजह से बने हैं कि हम कई सुन्नी बन गए, कई यार सबसे बेसिक चीज ये कि हम दीन इस्लाम से दूर हुए, इसलिए बने मेरे भाई। और ये जो है ये गलत, हम आज इस वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं क्योंकि हमें असल दीन का पता नहीं है मेरे भाई। हम असल दीन से बहुत दूर हैं, जो कि असल दीन और है और हमें और दिखाया गया है, और इस वजह से हम बदनाम हुए हैं, और बदनाम होने की वजह से हमने पूरे दीन का लक्ष्य बिगाड़ कर रख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक मैं मिसाल देता चलूँगा। हमारा गढ़ है ना इस्लाम का, सऊदी अरब ही है ना, बिल फर्ज मदीना पाक कर लें। अच्छा, वहाँ पर अक्सर नमाजियों ने देखा है मक्के में, मदीने में जो पाकिस्तान से नमाजी जाते हैं, हज के लिए लोग जाते हैं, वो अक्सर देखते हैं कि जो अरब लोग हैं वो सिर्फ फ़र्ज पढ़ते हैं वहाँ पर, और ये मान लेते हैं कि ये सुनते पढ़ेंगे ही नहीं, या ये नहीं पढ़ते। यहाँ पर ये भी गलत है। सुन्नत के बारे में ये है कि आप घर से पढ़े, कोशिश करें घर से भाई। ये और मौजू पे आप चले गए, बात ये है समझने की बात। समझ रहा हूँ। जब आप तफसील में चले गए उसको छोड़ें, सिर्फ इतनी बात करें कि जो मजहब है दूसरे मजहब की इज्जत करें, और ये जो फ़िरके बने इसके बारे में हमारे नबी पाक ने फरमा दिया था कि इस्लाम में मेरे आने के बाद 72 फ़िरके बनेंगे और सिर्फ एक फ़िरका जन्नती होगा, ये भी फरमा दिया, और ये तय है और वो बन रहे हैं। तो अच्छा, फिरके के बारे में जरा ऑडियंस को भी बता नहीं भाई, वो फिरके के बारे में हमारा वो प्लेटफॉर्म नहीं है। बस भी प्लेटफॉर्म होता तो जरूर बात करते। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।